Good morning, +1 students. Today we are going to Heisenberg's uncertainty principle. तो Heisenberg uncertainty principle जो है बेटा, Heisenberg uncertainty principle. ठीक है, ये प्रिंसिपल अनसर्टेन मतलब, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, क्या है इसकी डेफिनेशन? ये है बेटा आपके पास ओके। इसमें जो है आपके पास आपने क्या करना है, क्या है इसमें, ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है कि ये जो है इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑन योर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स के मॉडल के ऊपर हमने पढ़ा था ना कि उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की भी उसके ऊपर वो दैट बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एज वेल एज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्यों उसके ऊपर ड्रॉबैक लगा। तो ये पहले हम हिजनबर्ग अब देख लेते हैं कि बोल क्या रहे हैं। हिजनबर्ग बोल रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल to calculate the momentum as well as the position of microscopic particles with absolute accuracy। मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की हम उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करें एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करें और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम भी फाइंड आउट करें। तो किसके साथ? विद एब्सोल्युटली एक्यूरेसी। तो दिस इज़ योर हिजनबर्ग प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। तभी तो यहाँ लिखा है अनसर्टेनिटी। क्या लिखा है यहाँ पे? अनसर्टेनिटी। ओके, तो मैथमेटिकली ये क्या है बेटा? इट इज़ इक्वल टू मतलब मैथमेटिकली हिजनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर एंड इक्वल टू, एक मिनट इसकी फाइन कर लेती हूँ इसको ना, सॉरी, मोर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। किसके बराबर है ये? h अपॉन 4 पाई, वेयर x इज इक्वल टू क्या है ये? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन and delta p is uncertainty in momentum। और तुम्हें पता है, होना चाहिए कि जो p है, मोमेंटम जो है ये इक्वल टू होता है, मास किसी चीज़ का फिक्स होता है, मोमेंटम होता है mv, पर उसकी वेलोसिटी जो है कैन बी चेंज्ड। तो ये मोमेंट डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। तो वी कैन पुट दिस इन अबव इक्वेशन। ओके, तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज मोर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड पाई की वैल्यू आपको पता है 3.141। फिर मतलब ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, फिगर भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल ये इस कांस्टेंट वैल्यू से या तो ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर ये कम नहीं हो सकता है, कम ये वैल्यू जो है इन दोनों का मल्टीपल इससे कम नहीं हो सकता है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो देखो जरा, अगर हम जैसे इन दोनों का मल्टीपल जो है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो अगर हम जो है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो क्या कर देते हैं? स्मॉल कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमने स्मॉल कर दी, तो इसकी वैल्यू जो है इस वाले की वैल्यू जो है ये सारे की ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिसमें ऑब्वियसली इसके बराबर होना है, तो अगर इसकी वैल्यू को हम कम कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और ज़्यादा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिसमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो जाएगा। मतलब इसको मेज़र करना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम इसको जो है किसको डेल्टा पी कर सकते हो और एम डेल्टा वी कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू हम स्मॉल कर देते हैं बेटा, इसकी वैल्यू स्मॉल कर देते हैं, तो जब इसकी वैल्यू स्मॉल कर देंगे, किसकी? डेल्टा एम वी की वैल्यू स्मॉल कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसकी वैल्यू? डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो है वो
हमारे लिए जो वो अप्रोचेबल नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि हमने अगर जो है वो मतलब इफ़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स में, अगर हम क्या करते हैं कि इसकी पोजीशन को, पार्टिकल की पोजीशन को अगर मेज़र करते हैं विद एक्यूरेसी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी हाई हो जाएगी कि वो हम जो है उसको मेज़र नहीं कर सकते। और अगर हम उसकी वेलोसिटी को जो है मेज़र करते हैं, मतलब वेलोसिटी को स्लो कर देते हैं, तो उसकी पोजीशन जो है हमारी अप्रोच से परे हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि आपके पास जो पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, हम उसको नहीं कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो बेटा ये तो आपको बस इतना सा है, अब समझने की कोशिश करो बोल क्या रहा है ये। जैसे फिजिकल कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, ये फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिजनबर्ग प्रिंसिपल, हिजनबर्ग प्रिंसिपल, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिजनबर्ग प्रिंसिपल क्या है इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट। अब फिजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा कि जब हमने जो है वो क्या बोलते हैं पोजीशन ऑफ किसी पार्टिकल्स की पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है, किसी भी पार्टिकल की हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने किसी, ये सपोज आपके पास पार्टिकल है, इसकी पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमें कोई चीज़ कैसे दिखती है, हम कैसे किसी चीज़ को देख सकते हैं। क्या होगा, जो बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, क्या पड़ेगी, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, तो क्या होगा, तो जब ये बीम ऑफ लाइट जो वापस रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज़ के ऊपर, किसके ऊपर, हमारी आईज़ के ऊपर पड़ेगी, तभी जो है हम इस पार्टिकल्स को देख सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ, पोजीशन, हम उसकी पोजीशंस को देख सकते हैं तभी जब बीम ऑफ लाइट जो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और वो रिफ्लेक्ट होके जो है हमारे पास आएगी, तो वी कैन सॉ दिस पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब तो हो आपके पास जो है वो बड़ा पार्टिकल्स है, बिग पार्टिकल है, जैसे हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, बस दौड़ रही है, आपका जो है वो पक्षी आप देखते हो उड़ रहा है, वो तो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना। तो मतलब हम उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसमें जो जो जब बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़े और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, बट है ना, तो उसको हम देख सकते हैं, तो उसकी पोजीशन भी हम देख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी हम देख सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। बट द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन विच इज़ वेरी स्मॉल, इन वेरी स्मॉल, कैसा है वो, बहुत ही, विच इज़ वेरी स्मॉल, जो बहुत ही स्मॉल है, जब इसके ऊपर जो बीम ऑफ लाइट पड़ेगी, इसके ऊपर आपके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन का साइज़ इतना छोटा है कि वो जब उसके ऊपर जो है लाइट जो पड़ेगी तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो है ज़रूर होगा अपने 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 उससे। ठीक है, तो जैसे सपोज बोहर बोल रहा था कि आपके पास जो है ये आपके मैंने ऑर्बिट बना दी है, बोहर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है घूम रहा है, इधर को इसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, से पूरी नहीं बनाई मैंने, आधी बनाई। ठीक है, तो जब बीम ऑफ लाइट जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व करने शुरू कर दिया, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दिया, यहाँ से हमने इसको एब्जॉर्ब करना है। तो जब बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्मॉल साइज़, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो ये क्या करेगा, इसमें जो है वो जब इसको इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी पोजीशन, क्योंकि ये जो है इसकी पोजीशन को जो डिस्प्लेस करेगी, तो इसकी पोजीशन जो है जो इस पाथ में जाने के बजाय कहाँ जो जाएगी, कहीं को भी डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है ना, जब ये इसके आपके फोटोन, ये फोटोन है आपके पास, फोटोन के इंट्रैक्शन करने के बाद इसकी पोजीशन जो है इधर को हो गई। तो मतलब क्या कि जो बोहर बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है और उसको हम मेज़र कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसको तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम किसी चीज़ को, माइक्रोस्कोपिक चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम तभी देख सकते हैं जब आपके पास उसके ऊपर लाइट गिरे, जैसे ये लाइट गिरी है आपके पास यहाँ पे, और वो लाइट उसके बाद रिफ्लेक्शन, लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो तभी हमें कोई चीज़ दिखती है। पर जब आपके पास क्योंकि बीम ऑफ लाइट जो है, जो फोटोन है, इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू समवेयर एल्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हमने उसकी उसकी जो है पोजीशन को देख, इसकी पोजीशन को देख लिया हमने, तो इसकी जो इसकी इसकी जो है वो क्या बोलते, स्पीड जो है वो डिफरेंट साइड को हो जाएगी, या हमने इसकी इसकी जो है वो स्पीड को मेज़र कर दिया तो इसकी पोजीशन जो है डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो जो हिजनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि इट्स नॉट पॉसिबल टू मेज़र द टू टू फाइंड आउट द पोजीशन एज वेल एज इट्स पाथ
लाइक योर इलेक्ट्रॉन्स ओके अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसने बोला। और जैसे हमारे बिग पार्टिकल्स जिनकी मैंने बात की, तो उनमें क्योंकि साइज़ बड़ा है, तो जैसे ही जैसे जैसे आपके पास सपोज बिग साइज़ की चीज़ें, आपको रबड़ भी क्लास दिख रहा है घर में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो दिख रही हैं, तो क्यों दिख रही हैं? अंधेरे में तो नहीं दिखती ना आपको कोई चीज़, अंधेरे में नहीं दिखती है। कब दिखती है? जब लाइट गिरती है। तो लाइट गिरती है, वो क्या प्रिंसिपल होता है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो जो रिफ्लेक्ट, क्योंकि हर हर चीज़ जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो जब रिफ्लेक्ट होके जो है वो किसी की आंखों में आता है, आंखों में पड़ता है, तो वो हम उस बीम को, उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो हम इसको देख पाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बिग है। कैसा है ये ऑब्जेक्ट? बिग है। तो ये इस जो फोटोन ऑफ लाइट है, दैट कुड नॉट डिस्टर्ब द पोजिशन ऑफ दिस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक योर डेली लाइफ थिंग्स। तो डेली लाइफ्स में तो ये जो है वो हीजनबर्ग प्रिंसिपल जो है सिग्निफिकेंट है, पर माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए जो है इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट एप्लीकेबल। डेली लाइफ के लिए जो है वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन और वेवलेंथ ऑफ द थिंग्स ओके। तो ये आगे आपके पास है, इसलिए मतलब जो आपके पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये आपके पास बेटा मतलब ये हमारे पास फंडामेंटल लिमिटेशन है नेचर के ऊपर, कि नेचर का फंडामेंटल लॉ है कि जब आपके पास लाइट जो है वो वेव, किसी वेव पर्टिकुलर वेवलेंथ की स्ट्राइक करेगी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, तो वो जो है वो डेफिनेटली जो है डिस्टर्ब होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास बेटा क्या दिया हुआ है, आपके पास एक डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये वैल्यू जो है वो I10⁻⁵, ठीक है। तो जैसे हमारे पास हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू H अपॉन 4 पाई, है ना, 4 पाई होता है। तो इसको डेल्टा, इसको जो एक्स इंटू डेल्टा पी को हम एम डेल्टा पी में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा H अपॉन 4 पाई। तो क्या हो गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा एक्स इज इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा, ये जो है डेल्टा वी की वैल्यू दी हुई है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की, तो ये आ गया डेल्टा H अपॉन 4 पाई m आ गया। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ H 6.626 इंटू 10⁻⁻34, अगर केजी में लेना तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, है ना। और 4 की वैल्यू 4 आ गई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1416 आगे भी कर सकते हो, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, ये केजी में ले लिया। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया बेटा, ये वैल्यू आई आपके पास 5.7 5.78 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इतनी वैल्यू है, इतना इसकी जो वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। तो अगर हमने जब इसमें से फोटोन ऑफ सर्टेन लाइट की जो है इसके ऊपर, किसके ऊपर गिरी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरी, तो क्या होगा कि अगर सपोज उसने जो इसको डिस्प्लेस किया, जब मैंने डायग्राम बनाई थी, लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता है बहुत ही कम कम वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज आपको पता ही है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, और 10⁻⁸ मीटर होता है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस उसने जो है उसको जो है डिस्प्लेस किया, क्या किया? उसको डिस्प्लेस किया। क्या किसका क्या उसके डिस्टेंस को उसको उसका डिस्प्लेस किया, मतलब इसका डेल्टा एक्स जो है वो आया 10⁻⁻ इतना मीटर, पोजीशन उसकी इतनी इतनी डिस्प्लेस हुई। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा, इन दोनों का मल्टीपल ये है, इन दोनों का मल्टीपल जो है वो ये है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5.78 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आपके 10⁻⁻8। तो ये जो वैल्यू आई बेटा, ये आई 5.78, यहाँ पे 5 में से ये 5 कैंसिल हो गए, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आई आपके पास चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है इट इज़ बहुत ज़्यादा, मतलब इतने मीटर पर सेकेंड, तो इतना मीटर पर सेकेंड जो है वो उसको जो है वो हम उस स्पीड को जो है वो मतलब एक्यूरेसी से हम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास जो है वो मास ले लेते हैं हम, है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो लेट अस सपोज 10⁻⁻⁴
1 kg है, ठीक है ना। तो इसका जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 5 जो अब कैलकुलेट करते हैं हम इसको, तो यह 5.27 इंटू 10⁻⁻²9 वैल्यू कैलकुलेट करी। तो बेटा ये जो आपके पास इसका मोमेंटम आया है ना, तो ये आपके पास जो है वो इतना आया, इतना करके ये चीज़ आई। तो इसमें जो आपके पास, जब आपके पास आप क्या फाइंड आउट करोगे, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो है 5.27 इंटू 10⁻⁻29 जो कैलकुलेट करोगे, और इसका जो वेलोसिटी चेंज इन आपकी जो वेलोसिटी है वो कुछ वैल्यू है, तो आपके पास बेटा इसको फाइंड आउट करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी क्वाइट बड़ी, बहुत छोटी जो वैल्यू है, तो इसको एक्सट्रीमली स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता इतनी छोटी चीज़ को जो है उसका पोजीशन एंड उसका जो क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन एंड वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। तो इसलिए मतलब अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग प्रिंसिपल जो उन्होंने बोला था बोहर ने, कि आपके पास जो एक कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्यूरेसी के साथ जो था अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो हम उसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। वी कांट कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सर्टेनिटी, ठीक है। अब इसमें देखो एक अदर न्यूमेरिकल देखिए, दो एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। देखो क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ वैगन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ मास, उसका मास दिया हुआ है 2000 kg, ठीक है। whose position is known to an accuracy of ±10 मीटर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, क्या बोला है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 2000 kg, उसका मास 2000 kg है। हुज पोजिशन इज नॉन टू एन एक्यूरेसी, पोजिशन उसको दी हुई है, उसकी दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, इसमें आपको फाइंड आउट करना है बेटा, आप पहले तो लिख लीजिए दिया क्या क्या, ये हमेशा देखते हैं। तो मास ऑफ वैगन मास ऑफ वैगन आपके पास है बेटा 2000 kg, ठीक है। अब पोजीशन का मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो इसमें जो है एक मिनट, इसमें ये जो है आपके पास दी हुई है, इट इज इक्वल टू कितना है, प्लस इतने 10 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी जब आ गया बेटा, इसका मतलब क्या है कि आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स, क्यों एक मिनट बेटा, कलर कुछ एक्स इंटू डेल्टा पी, इट इज इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ पे हम मोर देन इक्वल, या तो इक्वल टू होता है या मोर देन होता है, तो हमने इक्वल टू लिख देना है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू न्यूमेरिकल्स में हम इक्वल ही लगाएंगे हमेशा। तो इसमें देखो आपके पास जो है डेल्टा एक्स इंटू, अब यहाँ पे आपको जो है पोजीशन दी हुई है बेटा, ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको दी हुई है, आपको निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालना। तो इसका मतलब डेल्टा पी को हम क्या लिख देंगे, एम डेल्टा वी, विच इज़ इक्वल टू h/4 पाई, ओके। अब आपको पता ही है कि
मास आपको जो है वो दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स सॉरी इंटू एम इंटू डेल्टा पी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 पॉइंट है यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻34, क्योंकि मास केजी में है तो इसको केजी में लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, ठीक है। और 4 × 3.141 भी कर सकते हो आगे। और यहाँ पे हमने अनसर्टेनिटी वेलोसिटी करनी है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू मास कितना है बेटा, एम इधर ले आएंगे तो मास कितना दिया हुआ है आपके पास 2000 kg। और ओके, और एक्स भी दिया हुआ है आपके पास, एक्स कितना दिया हुआ है 10, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है ना तो हम 10 लेंगे मीटर, ये था केजी, तो केजी के साथ देखो केजी कैंसिल हो गया, मीटर के साथ एक मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या बच गई आपके पास, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड आ गई। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे बेटा हम, तो कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2.636। कैलकुलेशन जो है करनी है मेरी, आपने अच्छे से इसकी जो कैलकुलेशन जो है आपको आनी चाहिए, पेपर में आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपके पास आ गया इतने मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है न्यूमेरिकल करनी है। एक न्यूमेरिकल जो है हम और कर लेते हैं, दैट इज़ योर, क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, लिख दूँ, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ a speed of 500 meter per second with uncertainty of 0.02%. What is the uncertainty in locating its position, पोजीशन। ये न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास, क्या है ये न्यूमेरिकल है, क्या ये दिस वन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड विद अनसर्टेनिटी, मतलब ये आपके पास डेल्टा वी है, ऑफ 0.2%। वट इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, लोकेटिंग द पोजिशन कितनी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या करना है, हमने सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है, मैंने इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट लिख दिया, कितनी दी हुई है 500 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ अनसर्टेनिटी इन योर वेलोसिटी, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को हम ऐसे इस तरह से जो है डिनोट करते हैं। और ये दी हुई है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 0.02% ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 500 की 2% का मतलब क्या हो गया, दिस अपॉन 100, है ना, 2% को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये आ गया 5×2 = 10, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड इसकी अनसर्टेनिटी इन, मतलब अनसर्टेनिटी उसको, उसकी जो कितनी अनसर्टेनिटी है उसको उसकी वेलोसिटी में, तो इतनी अनसर्टेनिटी है उसकी वेलोसिटी में, ठीक है। अब आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो दिया नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें बोला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी में इसका मास दिया हुआ है। एच की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए, कितनी है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻, कई जगह बेटा 6.6 दी होगी, तो आपको जितनी वैल्यू लिखनी है, जो आपको लगता है वो आपने एक्चुअल पूछा जाए तब तो वैल्यू पूरी लिखनी है। और अगर आपके पास जो है वो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपकी बुक में यहाँ 6.6 ही ली हुई है, ऐसे 6.626 होती है, कई जगह 6.63 ली होती है, तो इस तरह से आप जो है ली होती है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू
हिजनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर और इक्वल टू h/4 पाई, यही था। ठीक है, और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम नहीं दिया है तो हमने वेलोसिटी के लिए जो है ज़रूर लिखना है एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने निकालनी है डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स को निकालना है तो डेल्टा एक्स इज मोर एंड इक्वल टू h/4 पाई। अब m इधर चला गया, ठीक है ना, और डेल्टा वी भी इधर चला गया। तो ये इस तरह से, तो ये मोर और इक्वल टू, मतलब ये इक्वल भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 kg/m² इसकी यूनिट आ जाएगी। 4 इंटू 3 पाई की वैल्यू 3.141 है। मास आपके पास इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और डेल्टा वी आपके पास आया था 0.1 आई थिंक, है ना। तो पॉइंट इंटू 0.1 मीटर/सेकेंड। अब देखो मीटर पर सेकेंड के साथ 1 मीटर/सेकेंड, मतलब 1 मीटर खत्म हो गया, यहाँ मीटर बचा, केजी के साथ केजी खत्म हो गया, तो आपके पास पोजीशन मीटर में आएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू 5.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के जो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत टाइम हो गया नहीं आते हैं बेटा, पर कई बार आ भी जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स इनके करने हैं। आगे बेटा हमारे पास अभी हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो क्या पढ़ी, कि उसकी पोजीशन और उसको फाइंड आउट करना जो है हमारे लिए मुश्किल है ना, ये पढ़ा हमने। अब हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटर। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है बेटा, ये आपके पास इसने दिया था, क्या बोलते हैं उसको, श्रोडिंजर ने। किसने दिया था, श्रोडिंजर ने। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो ये जो सीरियस ब्लो थी आपके किसके ऊपर, बोहर के मॉडल के ऊपर, जिसमें उसने जो है वो उसको भी रूल आउट किया कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में पाया जाता है। तो इस मॉडल को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मॉडल को समझना जो है वो काफ़ी आपको काफ़ी लेंदी जो है वो कॉन्सेप्ट है, बट आपको यहाँ पे उसके एग्जाम्प्ट्स दिए हुए हैं, उससे आपको समझ नहीं आएगा। तो हम सीधा जो है बेटा कहाँ चलेंगे, ऑर्बिटल्स की तरफ चलेंगे। मतलब क्वांटम मैकेनिकल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, इसने क्या दिया, ऑर्बिटल्स दी। क्या कॉन्सेप्ट दिया, ऑर्बिटल्स दी, कि जो जैसे उसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोला था, कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी जो थी, वो बोहर के जो फिक्स्ड मॉडल ऑफ ऑर्बिटल था उसको जो है वो ओवर रूल्ड कर लिया था। ठीक है, तो जिसके बाद जो है वो आपके पास जो है उन्होंने जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स मॉडल दिया था आपका इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अर्विन श्रोडिंजर ने दिया था। उन्होंने ये एक इक्वेशन दी थी जो जिसको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं, बट इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा स्क्वेयर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा स्क्वेयर साई प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर प्लस डेल्टा स्क्वेयर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m अपॉन एच स्क्वेयर और E-V मल्टीप्लाई बाई साई इज इक्वल टू 0। जिसको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो वेयर साई क्या है बेटा, साई पसाई, इसकी जो ऐसे पसाई है, बोलते हैं इसको साई है। क्या बोलते हैं इसको, साई। ठीक है, पसाई और साई बोलते हैं इसको। तो ये आपके पास जो यहाँ जो ये जो आपके पास है साई, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होती है। एम्पलीट्यूड आप समझते हो ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है ये। क्या है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, कितनी हाई है आपकी वेव, वो है। एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग द पोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और वी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एम इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपका है। तो इसको जो है वो ये इस चीज़ को बेटा हमने कुछ नहीं करना है। यहाँ से जो है एम्पलीट्यूड की जो है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर एम्पलीट्यूड को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं ना बेटा इसके, तो आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है। क्या आती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और
जिसको हम बोलते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस जो है फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन जो है उसमें साई का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट रोल किसका है, अगर हम साई का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है कितनी है, तो वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने जो है मेन जो कॉन्सेप्ट आपका चला यहाँ से, तो है प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अब देखो बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो था वो अराउंड न्यूक्लियस के जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है घूमता है ना, मतलब यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपने बोहर ने बोला था आपको इसमें, तो ये इसको इस चीज़ को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, ऑर्बिट। इसको ऑर्बिट बोलते हैं, जो सब वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जो है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये ऑर्बिट है। बट ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है बेटा, इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, इट इज़ अ रीजन। ये आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये क्या है, रीजन, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज नॉट रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, बट इट इज कहाँ, इट इज प्रेजेंट इन, मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर रही हूँ, डॉट डॉट मतलब कि सारे रीजन में अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन की संभावना है। कितनी संभावना है, 90 to 95%, 90 to 95% इसकी संभावना है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के सराउंडिंग, ठीक है। इस रीजन को, ये जो रीजन है सारा जिसको मैंने डॉट डॉट किया है, ये रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्बिटल। क्या है ऑर्बिटल, इट इज़ अ स्पेस या रीजन, इट इज़ अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज़ अ रीजन इन अ स्पेस, मतलब वो रीजन स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, नॉट 100%, पर कितनी है, मैक्सिमम, दैट इज योर 90 to 90%, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके पास ऑर्बिटल। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बेटा आपको आना चाहिए, ये आता है पेपर में, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होगा, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब पहली बात तो आ जाएगी ऑर्बिटल में डेफिनेशन, इसमें भी क्या आ जाएगी, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि ऑर्बिट जो है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये आ गया विच इज नोन एज अ ऑर्बिट। और यहाँ पे क्या था, इट रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ये एक आ गया। दूसरी बात बेटा आपके पास जो है वो जो ऑर्बिट है, नंबर 2, ऑर्बिट जो है इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल प्लेन, एक ही मोशन में जो है वो प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बट आपका जो ऑर्बिटल है इट रिप्रेजेंट अ 3 डायमेंशनल, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक प्लेनर मोशन में इस तरह से रिवॉल्व नहीं कर रहा है, बट वो क्या ऐसे ऐसे पूरे रीजन में जो है वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के अराउंड जो है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर 3, ऑर्बिट जो है वो डेफिनेट पाथ है ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये कंसेप्ट जो है वो अकॉर्डेंस, इट इज़ नॉट अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये जो है वो कैसा है, इट इज़ इट्स डज नॉट स्पेसिफाई द डेफिनेट पाथ बट अ रीजन और कॉन्सेप्ट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स में बी प्रेजेंट, डेफिनेशन की तरह ही आ गया, ठीक है। ऑर्बिट्स जो है वो सारी की सारी, ऑल ऑर्बिट्स आर कैसी, सर्कुलर, राउंड होंगी। बट जो जो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, अभी आपको शायद नहीं पता लगेगा। एस ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर है या स्फेरिकल है, सर्कुलर और स्फेरिकल, स्फेरिकल। बट पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप है, कैसे हैं, डम, डम्बल आपने देखे होंगे, डम बेल शेप, अभी पढ़ेंगे हम ऑर्बिटल्स की शेप्स जो है डम्बल शेप्स होती हैं, ठीक है।
दूसरा, जो एस और जो आपके जो ऑर्बिट्स हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल, नेचुरली एक सर्कुलर पाथ में घूम रही हैं ऑर्बिट्स। जो एक आपका ये है तो इसमें क्या डायरेक्शन है, आप इधर से इधर जाओगे तब भी एक ही चीज़ है, इधर से इधर जाओगे तब भी एक चीज़ है। बट आपकी जो है एक्सेप्ट, क्योंकि आपके पास एस ऑर्बिटल जो है वो भी सर्कुलर है, स्फेरिकल है, इसलिए वो भी कैसी है, नॉन डायरेक्शनल है। कैसी है वो, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। बट पी क्योंकि ये डंबल शेप होती है तो ये डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें, ठीक है। दूसरा आपके पास बेटा जो अनदर है कि कोई भी ऑर्बिट, कोई ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जो है अकोमोडेट कर सकती है, वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 पाई स्क्वेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पढ़ने वाले हैं हम आगे। और इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो, मतलब जैसे सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें जो है वो ये 2n² है ये बेटा। तो इसमें n जो है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ n आ जाएगा, तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड ऑर्बिट में आपके पास n 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, तो सेकंड में जो है 8 होंगे। इस तरह से जो है वो आगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पुट कर सकते हैं हर ऑर्बिट्स में। बट ऑर्बिटल जो है वो कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। कोई भी ऑर्बिटल जो है वो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट बेटा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का। आगे आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ योर क्वांटम, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर जो है बेटा, जिस तरह से हमने ऑर्बिटल की जो है रिप्रेजेंट करा 3 रीजन्स इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जो था, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो की फाइंडिंग जो थी वो कैसी थी, मैक्सिमम थी। ये हमने किया था ना हमने ये वाला। तो इसमें जो है वो ये वाली डायग्राम में हमने की थी, ये वाली है ना। तो इस वाले में हमने जो है वो ये किया था। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हैं वो उसमें जो है वो आर पॉसिबल इन द एटम। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में, उस न्यूक्लियस में कहाँ प्रेजेंट है, तो उस चीज़ का जो है पता लगाना, उसका जो कंप्लीट एड्रेस इलेक्ट्रॉन का देना, कि जैसे हमने यहाँ पे ये बना दिया रीजन, इस रीजन में जो है कहाँ पे होगा वो एक्चुअली। तो इसमें जो है वो इसे कंप्लीट एड्रेस जो है वो हमारे पास 3 सेट ऑफ नंबर्स देते हैं, 3 सेट ऑफ नंबर्स जिनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और इन एडिशन ऑफ दीज थ्री सेट ऑफ नंबर देयर इज अ वन इंडिपेंडेंट नंबर ऑल्सो। इसलिए जो है टोटल हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर नथिंग बट इट इज़ अ set of set of it is a मतलब what is a quantum number? Quantum number is a set of numbers या set of 4 numbers which give the complete address of electron around the nucleus in space, ठीक है, वो देते हैं। तो ये आपके पास जो है क्वांटम नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो पहला क्वांटम नंबर जो है 1 बाय 1 सबको करेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है तो इनको समझेंगे भी। तो पहला है बेटा आपके पास प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग AL होगी, प्रधान, है ना। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इट डिटरमिन्स, क्या देता है ये हमें पता होना चाहिए, मेन एनर्जी शेल, मेन एनर्जी शेल, मेन एनर्जी शेल, और लेवल भी बोलते हैं हम। तो मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें पता है तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो किस एनर्जी शेल से जो है वो बिलोंग करता है। जैसे अगर n की वैल्यू जो है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, होल नंबर कोई भी 4 हो सकती है, ठीक है। तो इनको हम फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल ऐसे भी बोलते हैं। और इनको जो है हम लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल पे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। और इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल L, कैपिटल M एंड कैपिटल N ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। जैसे हम पहले इसको करने से पहले मोटे तौर पे मैं बोलती हूँ। जैसे मैंने कोई एक एक लड़का ले लेती हूँ। जैसे हमारी क्लास में जो है वो कोई भी लड़का ले लिया मैंने एक, जिसका नाम जो है वो मेरे को तो नाम भी, कोई भी नाम ले लो, जैसे आपके पास वेद, आपके पास नाम है, +2 का लड़का है शायद ये। तो अब इसके बारे में हमने कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वेद की। तो अगर सपोज वेद जो है वो फॉरेन कंट्री में है, कहाँ है वो, फॉरेन कंट्री में, तो वेद क्या बोलेगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बोलेगा इंडिया से बिलोंग करता हूँ, है ना। मोटे तौर पे उसने बोल दिया मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। अब अगर वो इंडिया आ गया
तो उसको क्या बोलना है, इंडिया आ गया तो अब थोड़ी बोलेगा मैं इंडिया से बिलोंग करता है, एवरीबडी नोज हु इज इन इंडिया, तो मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। वो इंडियन पूछेगा कि यार तू कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो बोलेगा हम, उसका मोटा एड्रेस और क्या हो जाएगा कि वो हिमाचल से बिलोंग करता है, क्या बोलेगा वो हिमाचल से मैं बिलोंग करता है। फिर हिमाचल, दो हिमाचली इकट्ठे हो गए, एक बोलेगा यार मैं भी हिमाचल से हूँ, दूसरा बोलेगा मैं भी हिमाचल से ही बिलोंग करता हूँ। तो बोलेगा यार हिमाचल तू कहाँ से बिलोंग करता है, तो अगर वो बोलेगा जी मैं सुन्नी से सुन्नी तो फिर भी जानते हैं, फिर कोई बोलेगा कुपवी से बिलोंग करता हूँ, कोई बोलेगा कोटलू से बिलोंग करता है, कोई बोलेगा मैं कोटला से बिलोंग। क्या तुम्हें पता है कोटलू कहाँ है, क्या तुम्हें पता है नवाई कहाँ है, क्या तुम्हें पता है बिजड़ कहाँ है, नहीं पता है ना। तो आपको क्या बोलना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना है कि मैं जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो वेद जो है वो सपोज शिमला से, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट से। अब दो बंदे शिमला डिस्ट्रिक्ट के इकट्ठे हो गए और वो बोलेंगे यार तू कहाँ से बिलोंग करता है तो तू भी शिमला से, मैं भी शिमला से, फिर कहाँ से है, तो एक बोलेगा मैं चौपाल का हूँ, दूसरा बोलेगा मैं नेरवा का हूँ, इस तरह से, है ना, इस तरह से। और नेरवा में भी चौपाल में भी अगर कोई गांव है तो बोलेगा मैं फलाने गांव का हूँ, ये बोलेगा मैं फलाने गांव का हूँ। तो इस तरह से जो है हमें पूरा पता लग गया वेद के बारे में कि वेद जो है वो इंडियन है, हिमाचली है, शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और चौपाल से, और चौपाल गांव से बिलोंग करता है ना। तो इस तरह से, इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की भी जो है वो एड्रेस देना है कंप्लीट, कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस कहाँ है, मोटे तौर पे कहाँ पे है, तो मोटे तौर पे वो एन एन शेल कौन सा है उसका, ये हो गया उसका मतलब मोटा एड्रेस, कि वो जो है वो फर्स्ट शेल से बिलोंग करता है या के शेल से बिलोंग करता है या फोर्थ शेल से बिलोंग करता है या एन शेल से बिलोंग करता है, तो इसका मोटा एड्रेस हो गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तो उसका ये बताता है कि वो मेन एनर्जी शेल उसका क्या है, मेन एनर्जी लेवल क्या है। दूसरा जो है एक और आपका जो क्या बताता है कि ये तो बता दिया उसने कि उसका एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस कितने दूर है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल से बिलोंग करता है इसका मतलब वो काफ़ी क्लोज है न्यूक्लियस के, और अगर वो 10 से बिलोंग करता है या 4 से बिलोंग करता है इसका मतलब वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। पता लग गया हमें कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर और कितने पास है। दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो क्या देता है ये शेल, एनर्जी। ये शेल जो इट इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। इन शेल क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, क्या मतलब हुआ इसका, हमने पढ़ा है nth एनर्जी लेवल, एनर्जी फॉर nth लेवल इज -2 पाई स्क्वेयर एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, पढ़ा था ना ये। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया था तो हमारे पास आया था -13, 1312 कर सकते हो आप सिंपली, 13 11.8 कर सकते हो या 1312, और ये आ गया एन स्क्वेयर। ये सारी वैल्यू हमने पुट करी, इन सबकी वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू आई, इट कम्स आउट टू बी 1311.8 या 1312 के जी पर मोल वाली हमने लिखी, यहाँ पे क्या लिखी के जी पर मोल। ये सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होने वाली वैल्यू है वो ये है। अब सपोज हमारे पास जो है n इज इक्वल टू 1 है, हमें पता है n इज इक्वल टू 1 है, तो वो के शेल से बिलोंग करता है, किससे करता है, के शेल से और के लेवल से बिलोंग करता है। तो उसकी एनर्जी क्या होगी E1, यहाँ पे हम n की जगह क्या लिख देंगे E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1312 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के जी पर मोल। तो उसकी एनर्जी आ गई -1312 के जी पर मोल आ गई एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी देखते हैं कितनी आती है, तो क्या आ जाएगा E2 इज इक्वल टू -1312 अपॉन, अब यहाँ पे कितना है 2, 2 का क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1312 अपॉन 4 के जी पर मोल, के जी पर मोल, है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी बेटा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी -327.9 के जी पर मोल, राइट। अब अगर आपको बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है 3 शेल में, तो उसकी एनर्जी फाइंड आउट करने तो क्या हो जाएगा -1312 अपॉन 3 raised to power 2, तो -1312 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी -145.7 के जी पर मोल। आप कैलकुलेट करके कर सकते हो। तो हमारे पास देखो बेटा एक वैल्यू आई, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो उसकी एनर्जी आई ये, दूसरे में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी आई ये वाली, ठीक है, ये वाली एनर्जी आई, तीसरे में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी ये आई। अब देखो अब हमारे पास ये क्या बताता है हमें, जो एनर्जी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी हायर होगी देन दैट ऑफ सेकेंड एनर्जी शेल देन दैट ऑफ फर्स्ट एनर्जी शेल, है ना। तो इस तरह से मतलब
कि हमारे पास एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मोटे तौर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या दिया, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, और उसकी एनर्जी जो है, तो ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गया सेकेंड क्वांटम नंबर, आ गया आपके पास बेटा एजीमुथल। एजीम्यूथल म्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको बेटा जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्वांटम मोमेंटम भी बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम मोमेंटम, ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्वांटम मोमेंटम, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, तो ये इतने सारे इसके नाम है। क्या है ये सारे? इसके नाम है। ये इसका नाम है, ये सारे इसके नाम है। अब इस जो आपके पास जो सबसे पहले है कि आपके पास इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जिस तरह से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो है वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एल से करते हैं। और ये जो देता है, अब देखो अब आगे ना बात, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि वेद जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है मोटे तौर पे। अब हमने हिमाचल से पूछना कि वेद हिमाचल से बिलोंग करता है, तो मतलब ये समझ ले कि उससे उससे अंदर की बात हो रही है। तो अब आपको पता है कि जैसे ये आपके पास बेटा न्यूक्लियस है, ये दिस इज योर न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्ट, इसके सराउंडिंग हमने बोल दिया कि ये एक शेल है, जैसे सपोज फर्स्ट शेल है, फिर आपके पास यहाँ पे ये सेकेंड शेल आ गया है ना, ये के है, ये एल है। अब हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एल में है या के में है, तो एल में है, तो एल में भी कौन से, मतलब हिमाचल में कहाँ जैसे से बिलोंग कर, कितने क्लोजनेस से और कितने प्रिसाइजली हमने इसमें देखना है कि कहाँ जैसे से। तो जो आपके पास जो ये जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये इसके सब शेल बताते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसमें कितने सब शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ जैसे प्रेजेंट है, इसमें कितने हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जैसे प्रेजेंट होगा, है ना। तो इट विल टेल द सब शेल, मतलब और भी छोटा। तो इसमें जो है वो अगर आपके पास एल इज इक्वल टू जो है वो एल एल की वैल्यू किसकी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाती है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एल की वैल्यू जो है वी कैन डिटरमिन बाय n-1। कैसे डिटरमिन करते हैं? n-1। तो ये जो है वो हमें जो है क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि किस सब शेल से, कि नंबर ऑफ सब शेल जो हैं कितने प्रेजेंट होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। जैसे के में कितने सब शेल होंगे, एल में कितने सब शेल होंगे, या इससे अगला हम ले लेते हैं के एल एम एम में कितने होंगे और एन में कितने होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको जो है वो करने वाले हैं, ये एन में कितने होंगे ये हम करेंगे। तो अब आप देखो आपके पास जो है वो, अब सपोज आपके पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 1। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि के से बिलोंग करता है। अब के में कितने सब शेल होंगे, तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, जीरो से स्टार्ट करना है हमने, जीरो से लेके n-1 तक। कहाँ से करना है? जीरो से लेके n-1, 0 to n-1 तक करना है। तो अब आपके पास जीरो तो हो गया, इसकी वैल्यू एल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और एन कितना है इसका? 1, तो 1-1 कितना हो गया? जीरो। तो इसका मतलब है इसमें एक ही वैल्यू है। तो आपके पास इसका मतलब है जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहाँ से बिलोंग करता है तो वो यहीं पे होगा, आगे पीछे कहीं नहीं, बिल्कुल मेन वहीं से है कि मेन सिटी से ही बिलोंग करता है वो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, इसमें एक ही सब शेल है, ए ओनली वन सब शेल, ओनली वन सब शेल किसके पास? पहले वाले के पास। अब आपके पास एन इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या करेंगे? जीरो टू कैसे? n-1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो तो होगा ही होगा, टू एन की जगह 2 लिख दिया, तो 2-1 मतलब 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0 और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल सब शेल में दो सब शेल होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, मतलब यहाँ जैसे कटे कटे होंगे, मतलब ये समझ लो। ठीक है, मतलब जैसे ये आपके पास के की मैंने इधर बनाती हूँ तो के में एक ही सब शेल होगा, एल में जो है वो दो सब शेल होंगे, दो सब शेल होंगे, इस तरह से। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो उसमें क्या होगा? जीरो से लेके
वेरी सिंपल होता है बेटा। यहाँ से एक नंबर कम तक चले जाना है, यहाँ भी एक नंबर कम तक जाना है, यहाँ भी एक नंबर, तो जीरो से जीरो रह जाएगा, यहाँ पे 0 to 1, यहाँ 0 to 2, तो 0 1 2, तो मतलब 3 के 3, 2 के 2, 1 के 1, है ना, पर स्टार्ट होंगे 0 से। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसके जो है 2 आए, इसके जो है 3 आए। इसी तरह n=4 ले लेंगे, तो इसमें 0 1 2 3 फॉर्मूले में डाल के देख लीजिए, तब भी सेम चीज़ आएगी। तो ये आपके पास 4 आ गए टोटल, है ना। तो अब n आपके पास 3 है, मतलब m के पास कितने सब शेल होंगे, m के पास 3 सब शेल होंगे, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो KLMN आ गया आगे, n के पास हमारे पास कितने आए 4, तो इसमें 4 सब शेल होंगे, 4 1 2 3 4, 4 सब शेल होंगे। इस तरह से हमें ये समझना है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास 3 सब शेल जो हैं वो m के पास होंगे, 4 सब शेल n के पास होंगे, 2 सब शेल जो है l के पास होंगे, और k के पास जो है वो एक ही सब शेल होगा, ठीक है। अब इन सब शेल की बेटा जैसे इसका k का नाम रखा है ना, तो l जैसे आपने जो है वो शिमला के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट का है या ऐसे जो भी है ना, तो उसमें जो है नाम लिखे होते, वैसे इनके भी नाम लिखे हैं। तो जैसे जब l की वैल्यू 0 होती है तो उसको बोलते हैं एस सब शेल, एस सब, चाहे वो आपका पास n उसका 1 हो चाहे 2 हो, अगर 0 है तो उसका मतलब एस सब में पाया जाता है एस सब शेल। और फर्क क्या होगा, अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो हम लिखेंगे 1s, 2 का होगा तो लिखेंगे 2s, 3 का होगा तो लिखेंगे 3s, 4 का होगा तो 4s, इस तरह से, है ना। अब l की वैल्यू अगर आपके पास जो है 1 है तो उसका हम बोलेंगे SP सब शेल, ठीक है। अगर L की वैल्यू जो है वो 2 होगी तो उसको बोलेंगे SPD सब शेल, और अगर L की वैल्यू जो है वो 3 होगी तो उसको बोलेंगे F सब शेल, जो मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हायर वैल्यू जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं S नाम लिया है, ये आपके पास आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल जो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम है उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो जो हमें यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उनके नाम जैसे ये एस शार्प, इसका मतलब है प्रिंसिपल, इसका मतलब है डिफ्यूज्ड, और इसका मतलब है फंडामेंटल। तो ज़्यादा बॉदर नहीं करना इनके बारे में, क्योंकि ये हमारे अप्रोच से बाहर है, ठीक है। अगर L=4, बियॉन्ड एफ जो है वैल्यू ऑफ अदर सब शेल जो है वो अल्फ़ाबेटिकली चलेगी, जी आ जाएगी, एफ आ जाए, GHIJK ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके डेजिग्नेशन है। तो तुम्हें यहाँ तक जो है पक्का पता होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पक्का आना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको आएंगे, राइट। अब बेटा हमारे पास जो है वो, अब हम देखते हैं, देखो अब हम एक चीज़ देखते हैं जिसमें आपको जो है बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं। तो हमने क्या करना है, अब हम चलेंगे, मैंने आपको एक टेबल जैसा बना देती हूँ कि जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 तक लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो l की वैल्यूज़ हमने देखनी है, l की वैल्यू, तो l की वैल्यू जो है इसके लिए जो है वो 1 के लिए जो आपने देखा 0 है, 2 के लिए कैसी है 0 भी है 1 भी है, 3 के लिए क्या है 0 भी है 1 भी है 2 भी है, 4 के लिए क्या है 4 मैंने यहाँ जैसे लिखती हूँ, ठीक है। 4 मैं यहाँ जैसे लिखती हूँ, इसमें 0 भी है 1 भी है 2 भी है और 3 भी है। मैं 3 मैंने यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ स्टार्ट कर दिया आगे, तो ये 3 भी है, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो ये आपके पास क्या आ गई एल की वैल्यू। अब इनके नाम देने हैं हमने। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4 मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो आगे इसका नाम क्या है एस है, पर यहाँ पे हमने एस के आगे लिखना है कि कौन सा प्रिंसिपल है, तो यहाँ लिख दिया 1, तो ये हो गया 1s, स्मॉल s लिखना है 1s, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आगे 2 सब शेल हैं, तो हमने बताना है ना कि 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही, तो 2 लिख दिया, 0 के लिए s लिख दिया, 1 के लिए जो है वो p लिख दिया। तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है अगर 2 है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, कौन कौन से, एक 2s और एक 2p। इसी तरह से 3 के लिए हमें क्या लिखेगा, इसके लिए s, इसके लिए p, इसके लिए d, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3s 3p एंड 3d, है ना। उसी तरह से आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 4s 4p 4d
एंड 4f भी आ जाएगा इसमें, 0 के लिए ये, 1 के लिए। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा कर देती हूँ करेक्शन, जैसे यहाँ पे इसको मिटा दिया मैंने, यहाँ पे 0 ये 1, यहाँ पे 0 ये 1, और यहाँ पे मैंने जो है 2 ले लिया, और यहाँ पे आपने 3 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इसके जो है वो 4 सब शेल आए। तो आप लिख सकते हो इसमें कितने सब शेल आए, 1, इसमें कितने आए 2 सब शेल, इसमें कितने टोटल 3, इसमें कितने हैं 4। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो आपको 4 ही सब शेल होंगे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसके 3 सब शेल होंगे, बट क्या होगा, 0 से स्टार्ट होने हैं। तो इस तरह से हम सब शेल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा, ये जो आपके पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इट ऑल्सो गिव्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब शेल इन शेल, सब शेल इन शेल। जैसे 2s में 2 में 2 सब शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2 सब शेल है, कौन कौन से, 2s एंड 2p। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो इस वाले की p की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू s। तो जितनी हमारे पास, जैसे 4 हमारे पास अभी आएंगी, 4 के लिए अगर हम देखते हैं तो 4f जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो 4s सबसे कम, 4p उससे ज़्यादा, 4d उससे ज़्यादा, एंड 4f सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। आया समझ? तो इस तरह से हम जो है वो इनके एनर्जीज़ को जो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी आपस में किसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, एक बात और है, एनर्जी इधर को जो है इंक्रीज़ कर रही है, एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज़ करती है, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। एनर्जी इंक्रीजेस ऑलवेज रिमेंबर, एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ये याद रखना तुम लोगों ने, है ना। और थर्ड इसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हेल्प करता है हमें कैलकुलेट करने के लिए, ये क्वांटम नंबर जो है इट गिव्स अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम of electron in particular orbit is equal to L into L plus 1। ठीक है, क्या है, L into L plus 1 होल अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई बाई h अपॉन 2 पाई। कई जगह बेटा h अपॉन 2 पाई को जो है वो ऐसे लिखा होता है, h और ये ऐसे करके, तो उसका मतलब ही क्या होता है, h अपॉन 2 पाई, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इससे जो है हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड, मतलब ये जो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, नॉट एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन द मतलब दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इट डिपेंड्स अपॉन द योर principal quantum number, but angular momentum does not depend upon the principal quantum number। for example, अगर आपके पास जो है वो जैसे 2s है ना, तो इसमें l की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और 3s है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, तो सबका बराबर होगा, मतलब 2s का एंगुलर मोमेंटम भी बराबर होगा, 2p का भी 2s का भी, 4s का भी, और सिमिलरली आपके पास 2p है, 3p है, तो 4p है। तो हम क्योंकि यहाँ पे p है तो p की वैल्यू क्या, मतलब आपका l इज इक्वल टू कितना है 1, यहाँ पे l इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है l इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम तो सबका 1 ही है, तो एंगुलर मोमेंटम फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और 3 और 4 सब के लिए कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, जब हम इसमें पुट करेंगे तो l की वैल्यू, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमिन द सब शेल, ठीक है ना, इन गिवन प्रिंसिपल शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब शेल, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सब शेल। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो इसको हम जो है वो
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम एल से भी करते हैं, मतलब पॉम में एल लगा देंगे, इसका मतलब है कि एल के ऊपर डिपेंड करता है। अब है क्या मैग्नेटिक मोमेंट? अब देखो बेटा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस जो है रिवॉल्व करता है, पता है ना आपको। तो हमें ये भी पता है कि जब कोई चार्ज स्पीसीज, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ना, तो चार्ज स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो अगर किसी वो मूव कर रहा है तो इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब उसमें अट्रैक्टिंग की पावर होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो है मूव करेगा, ठीक है ना, तो इस पोजेस एंगुलर मोमेंटम, इसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और जो एंगुलर मोमेंटम इट गिव्स राइज टू स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अराइज करता है, मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट है। अब इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी हर मैटर के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब मैटर जो है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के, तो इसको जो है वो इसको इसके ऊपर जो है किस 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 फोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट मस्ट बी इंटरेक्टेड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के साथ भी जो है, अर्थ के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब अर्थ और ये दोनों आपस में जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज योर अर्थ, तो जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है इन गिवन शेल, वो क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा नहीं रिवॉल्व करेगा, वो ओरिएंट करेगा, मतलब उसके साथ जो उसमें जो ओरिएंट करेगा अपने अपने आप को इन प्रेफर्ड रीजन इन द स्पेस, मतलब वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ऐसे भी ओरिएंट कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे भी ओरिएंट कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे। तो उसको हम उससे जो है वो उस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक उसमें जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ जो है ओरिएंट करता है, उसी को तो हम ऑर्बिटल बोलते हैं। उसी की वजह से तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो और दूसरा मैथमेटिकली अगर देखना है तो जो एम एल है, या हम सिंपल एल भी लिख देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि एल की वैल्यू जितनी भी होगी उसके ऊपर और कैसे चलेगा ये, एम एल इज इक्वल टू -1 0 +1, इस तरह से ये करता है। और इसको जो निकाल फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, तो 2l+1 फॉर्मूले से ये फाइंड आउट होती है। कैसे करनी है मैं बताती हूँ। जैसे सपोज l इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल सॉरी इसको एम एल इज इक्वल टू क्या होगा, m लिखना बेटा, ये एम एल तो फिर बिल्कुल पॉ में लिखना है, ठीक है। तो एम एल जो है इसका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास l की वैल्यू 0 है तो उसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका नहीं होता है और कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है। अब l इज इक्वल टू जो है वो जो है वो आपका बस सपोज 1 है, तो कैसे चलना है, एम एल की वैल्यू क्या होगी, एम एल की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ -1 0 +1, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे देखो 2 इंटू एल 1 1 2 +3 कितना हो गया 3, +1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो 3 वैल्यूज आएंगी आपके पास। तो नंबर ऑफ एम एल इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सिमिलरली एल इज इक्वल टू अगर 2 है तो एम की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 फिर कॉमा -1 कॉमा, ठीक है, -1 0 फिर +1 फिर +2, तो कितनी आ गई तो आपकी 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गई। ये आपके पास 3, ये आपके पास 1, ये आपके पास 6, 1 2 3 4 5 5 5 5 सॉरी 5, ठीक है। उसके बाद आपके पास l इज इक्वल टू 3, तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गई। तो मतलब कि आपके पास इस तरह से जो है वो वैल्यूज़ जो है वो इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इसको जो है हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये आपके पास अभी ख़त्म नहीं हुआ है टॉपिक क्वांटम नंबर, हम कल ही करेंगे इसको। तो इसको अच्छे से समझना, फिर हम कल इससे रिगार्डिंग आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी, और नेक्स्ट इसी क्वांटम नंबर को आगे भी करेंगे। अभी इसमें काफ़ी है, और होपफुली आपको जो है अब इससे समझ आया होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।